अगले सेशन के लिए हमारे जो मंचस्थ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री यतीश जी राजावत। मैं उनसे निवेदन करता हूं आप मंच पर आए। साथ में रहेंगे डॉक्टर पारुल वडगामा जी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं। श्री राजेंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर भावेश रॉय जी। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी एक्सपर्ट का यहां पर स्वागत करें। तो मैं एक सभी का इंट्रो तो वो हमारे अंत में रहेगा ही, लेकिन अभी मैं हमारी बात तुरंत शुरू हो तो उसके लिए एक थोड़ा परिचय, ताकि आपको पता चले कि यहां पर हमारे पास कैसे एक्सपर्ट्स है। तो हमारे बीच है श्री यतीश राजावत जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यतीश राजावत जी वर्तमान में सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी के सीईओ हैं, जो एक थिंक एंड डू टैंक है और CIPP के विचारों को ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी और कृषि कानूनों में भी स्वीकार किया गया है। कृषि कानूनों की CIPP का मानना है कि अर्थव्यवस्था को विकास के नए क्षेत्रों और सक्रिय नीति की आवश्यकता, और यही नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करने के लिए उत्सुक है। हमारे साथ डॉक्टर पारुल वडगामा जी हैं, उनका भी स्वागत है इस मंच पर। सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में वे एक बेहद कुशल प्रोफेसर और प्रमुख हैं। डॉक्टर वडगामा के नेतृत्व भूमिकाएं बहुत बड़ी है। वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सूरत चैप्टर के अध्यक्ष रहे और IMA की गुजरात राज्य शाखा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका भी इस मंच पर स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी। वे डिजिटल स्वास्थ्य में एक अग्रणी वैश्विक आवाज है और उन्होंने विभिन्न बहुपक्षीय निकायों और सरकारों के साथ काम करते हुए डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनकी पुस्तक डिजिटल हेल्थ ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन वैश्विक बेस्ट सेलर और कोर्स बुक बनी हुई है। एक बार जोरदार तालियों से इस मंच पर उनका स्वागत है। और हमारे साथ है डॉक्टर भावेश रॉय, एक अत्याधुनिक अनुभवी इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो वर्तमान में अहमदाबाद के जाइडस अस्पताल से जुड़े हैं। कार्डियक की रोगों से और दिल के दौरे और गंभीर जन्मजात और वयस्क हृदय रोगों के प्रबंधन में उनकी अनुभव वो बहुत ही काम आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से भावेश जी का इस मंच पर, ऑर्गेनाइजर वीकली के मंच पर स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा श्री यतीश जी राजावत से कि वो हमारे अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर के बारे में संवाद शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखते हुए कि आप सब लोग मेडिकल के छात्र हैं, हम लोग ये सोच रहे थे इस पैनल में कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर को आपके लिए इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या संदर्भ है, ये आपकी ज़िंदगी में क्या असर कर सकता है, उस माध्यम से इसको डिफाइन किया जाए। पॉलिसी लेवल पे तो इसकी कई डेफिनेशन है और इसके कई चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेंद्र जी को, जो नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी पे भी काम कर चुके हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी काम कर चुके हैं, वो ये डिफाइन करें कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर का एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। यतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पुरानी सच्चाई है कि लंच से पहले स्टमक एम्प्टी होता, हॉल फुल होता है, और लंच के बाद हॉल एम्प्टी होता है, स्टमक फुल होता है। तो आप लोग बने हुए लंच के समय बहुत बहुत धन्यवाद। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग इस ऐसे पड़ाव पर है कि बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। द हेल्थ केयर विल मूव फ्रॉम 4 walls to 5 fingers। जो आपका मोबाइल फ़ोन है, दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ हेल्थ केयर। सो दैट मीन्स दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट implications ऑफ what kind of care we are providing. So I cannot denominate a monetary value for that, because I think most of you who can think like leaders will define what is affordable healthcare, what is accessible. In the national health policy I did write
healthcare should be provided in the golden hour rule. For me, that is accessible healthcare irrespective of the population or irrespective of the terrain. पहले हम लोग डिफाइन करते थे कि जो ट्राइबल एरियाज, जो हिली एरियाज है, उसके लिए कितने समय में कितनी पॉपुलेशन पे होना चाहिए. उस कंसेप्ट को मैंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में चेंज करके गोल्डन आवर रूल डाला. तो मेरे लिए होता है कि उसका भी एक डेफिनेशन था. मेरे लिए हॉस्पिटल बेड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फंक्शनल बेड्स आर इम्पॉर्टेंट. कितने बेड्स फंक्शनल हैं, जब आप जाओ तो आपको सारी सुविधाएं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेगा. फॉर मी दैट इज़ द हेल्थ केयर दैट यू नीड. दैट्स एक्सेसिबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल व्हेन everyone कैन बी टेकन केयर ऑफ विदाउट बीइंग बॉदर्ड अबाउट व्हाट आई एम पेइंग. तो वो हम लोग ने PMJY से किया. हम लोग ने इंडिया में रीडिफाइन करने की कोशिश की यतीश जी, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 सालों में, मैं 3 साल की बात नहीं करता हूँ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन हो रहा है, आप सभी डॉक्टर्स को, खासकर मेरे मंच पे 2 सहयोगी तो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बिसाइड्स बीइंग क्लिनिकली कॉम्पिटेंट यू विल हैव टू बी टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंट. हम लोग ने जो रिसर्च किया, हेल्थ पार्लियामेंट एक संस्था में चलाता हूँ, उसमें 6 में से 10 में से 6 पेशेंट जानते हैं डिजिटल हेल्थ क्या है. 10 में से 2 डॉक्टर सिर्फ जानते हैं डिजिटल हेल्थ क्या. तो ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए आएगा जिसको आपको एड्रेस करना है, एक्सेसिबिलिटी को एड्रेस करने के लिए. धन्यवाद. तो गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि मोबाइल हेल्थ केयर, मतलब द मोबाइल विल बिकम द नेक्स्ट डॉक्टर, तो सही कह रहे हैं? दैट इज ट्रू. और आप सब लोग किसके किसके पास मोबाइल फोन है? कोई है जिसके पास नहीं है? हाथ खड़ा कर दे. नहीं है, खड़े हो भाई. आपको ये पूछना चाहिए किसके पास एक मोबाइल फोन है. हाँ, अच्छा. नहीं, और इसी मुद्दे पे रुकेंगे 1 मिनट. 2 पॉइंट निकल के आते हैं एक्सेसिबल और अफोर्डेबल में. अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी कि अगर आपके पास 5,000 से 15,000 रुपए का मोबाइल फोन है तो आपका पहला डॉक्टर वो मोबाइल फोन है. आप इस वातावरण में डॉक्टर बनने जा रहे हैं अगले 5 से 6 साल में. समझ रहे हैं आप बात इसको? तो जो आप सीख रहे हैं और जो आप समझ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं, वो सब अब इंफॉर्मेशन बेस्ड तो इस मोबाइल फोन में रिजाइड कर रहा है. अब मैं पारुल जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये पढ़ाती भी हैं, डॉक्टर भी हैं और IMA के साथ जुड़ी हुई हैं. ये आपके आगे के डॉक्टर्स हैं जो कितने डिजिटली और मोबाइल प्रोफिशिएंट हैं या होना चाहिए इनको अगले 3 साल 5 साल में? पारुल जी. अगर मैं बात करूं, ये सब बच्चों, रोज़ हम मेडिकल कॉलेज में सभी बच्चों के फीडबैक भी लेते हैं. बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे कैसा पढ़ना चाहते हैं, अलग सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं. तो आज भी बच्चे, मैं कहती हूँ कि डिजिटल इन्वॉल्वमेंट इन मेडिकल फील्ड, चाहे वो एजुकेशन में हो या वो टेलीमेडिसिन के रूप में हो या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई भी स्वरूप में हो या वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के डेटा कॉम्पिलेशन में या डेटा एनालिसिस में हो या कोई टेक्नोलॉजी जो कहते हैं हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, MRI, CT स्कैन, ये सब में हमें लगता है कि समय के साथ, और स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि अब एनाटॉमी के डिसेक्शन जो पहले अभी करते हैं, लेकिन अब उनके पास 3D इमेजेस है. उनके पास हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, चाहे वो PFT ले लो, फंक्शन टेस्ट ले लो, लंग फंक्शन टेस्ट ले लो, उसका स्पायरोमेट्री का मशीन ले लो, कहीं ना कहीं हर इंस्ट्रूमेंट में टेक्नोलॉजी आ चुकी है. तो अब ये बात तो क्वेश्चन पूछना गलत है कि टेक्नोलॉजी सही ज़रूरी है कि नहीं. डेफिनेटली ज़रूरी है. पारुल जी, करना क्या चाहिए? करना ये है कि हमें क्लिनिकल मेडिसिन के साथ, यानी पेशेंट को देखना छोड़ना नहीं है. पेशेंट का एक क्लिनिकल अनुभव ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी से एक्वेंट करना है. हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसकी ट्रेनिंग लेनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है. और गांव में बैठे जो रूरल हेल्थ के जो लोग हैं, जिसमें 13% लोग ही हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंच पा रहे हैं, उनको हमें पहुंचना है थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो कहीं ना कहीं उस तरह से हम एक्सेसिबल हो सकते हैं. डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और मेडिकल डिवाइसेस में भी इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं. ये बच्चे बैठे हैं, ये डॉक्टर बनेंगे. गुप्ता जी कह रहे हैं कि इनकी दुनिया बदल जाएगी, ये, और हम भी मानते हैं कि मोबाइल पहला डॉक्टर हो जाएगा इनके लिए. तो इनको आज से और अगले 3 साल तक क्या करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए? यस, मैं आप सबको ये पूछना चाहूँगा कि आप जो पढ़ते हो अभी,
उसमें से कितने लोग मोबाइल में से स्टडी करते हैं, कितने लोग यूट्यूब में से स्टडी करते हैं? सो आई टोटली एग्री विद द सर कि मोबाइल इज गोइंग टू, बट मोबाइल हैज़ ऑलरेडी पेनिट्रेटेड द मेडिकल हेल्थ। एंड मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि कोई बायस मत रखना। आपको सब वो मिमिस देखेंगे ना कि पेशेंट गूगल करके, सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ के, डायग्नोसिस लेके या फिर हाफ ट्रीटमेंट करके हमारे कैबिन में आते हैं। उस पर कोई गलत बात नहीं है। हमने कितनी बार कम्युनिटी में जाके उनको सिखाया, उनको हमने कितनी बार सोसाइटीज़ में, क्लब में जाके कॉमन सिम्टम्स स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, कौन सा पेन, चेस्ट पेन है, कब हमने समझाया। हमने मेडिसिन लिखी है, हमने एडवाइस इन्वेस्टिगेशन किए हैं, हमने ट्रीटमेंट किए हैं, लेकिन क्या हमने ऐसे लेक्चर बनाए हैं जो पब्लिक एजुकेशन में लोगों को विश्वास दिलाए कि ये जो है वो मुझे चेस्ट पेन, हार्ट अटैक का नहीं है? तो पहली बात ये है कि आप जो कर रहे हो बराबर है। वेरी गुड कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड इंटरनेट एंड यू आर डूइंग गुड स्टडी। यस, द सेम वे पेशेंट्स आर डूइंग, नथिंग रॉन्ग इन दैट, they are entitled to that. So the But patient is as much a doctor as they are as a doctor. No, they are seeking the information and they do have a right for that. And because they do not have any other easy source of information and it is easily available. So I will advise the doctors to create a reliable source of information on the platform which is called a mobile, so that they will not be misguided by the wrong information which may be a marketing based, biased or any narrative. तो पहले Number हम one. ये डॉक्टर के पास जाते थे तो वो कहता था कि भाई साहब आप बीमार हो और आप ये 4 दवा दे दी, हम जाते थे घर जाके वो दवाइयाँ खा लेते थे। ठीक है, डॉक्टर कहता था कि ये आपका दिल खराब है, ऑपरेशन होगा। अब पेशेंट ये कहता है कि मैंने पढ़ा है कि ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास 50 जानकारी ये हैं। तो द रोल ऑफ ए डॉक्टर एज द एक्सपर्ट इन ए इंफॉर्मेशन सोक्ड वर्ल्ड, की मतलब आपका इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप उसकी एक्सपर्टीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। Yes, and तो इसमें व्हाट शुड बी द ईगो ऑफ द not at all. डॉक्टर? अगर आप यूएस जाओगे तो यूएस में आप सिर्फ 10 पेशेंट देखोगे और 10 पेशेंट में मेरी फ्रेंड है, शी इज़ अ पल्मोनरी मेडिसिन एलर्जी स्पेशलिस्ट, एंड मैंने उसको पूछा कि कितने पेशेंट रोज़ देखते हो? करीबन 6 से 7। मैंने बोला 6 से 7 कि हाँ भावेश 6 से 7 ही देखने थे। क्यों? एक पेशेंट को करीबन 25 सवाल होते हैं और हमें उनको 25 सवाल साइंटिफिकली सब कुछ आंसर करना होता है। हमें एलर्जी की दवा नहीं लेनी होती है, हमें एलर्जी कैसे रोकनी है, घर में वैक्यूम क्या होता है, वेट मॉपिंग क्या होता है, पैड्स कौन से होते हैं, कौन सी टाइप की एलर्जी होती है, घर में जेनेटिक ट्रांसमिशन होगा कि नहीं। They do have all information. They want that information. And if we are not providing that information, they will ask the Google. And that is what people are doing right now. As a patient, I am a cardiologist. लेकिन अगर मेरे घर में किसी को GBS हुआ है तो GBS के लिए IVIG कितना देना, वो देना मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं अपने न्यूरोलॉजिस्ट को जाके बैठूंगा, लेकिन अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट रोज के 100 पेशेंट देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो मेरे 2 सवाल के ज़्यादा तीसरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? तो मैं आपको ये बोलूँगा कि उससे कोई ईगो रखने की ज़रूरत नहीं है। दे वॉन्ट दैट इंफॉर्मेशन, दे डू हैव दैट राइट, दे वॉन्ट टू नो अबाउट देयर इलनेस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, गिव देम एडिक्वेट टाइम। रिगार्डिंग द अफोर्डेबिलिटी, I will like to just tell, if you permit me, affordability. Please, please. So- In the context of their... The context of the doctors only and newcomers only. अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, अभी उनका कोर्स ऑफ इलनेस बताता हूँ। सबसे पहले चेस्ट पेन हुआ, जीपी के पास गए, दवा लिखा, दवाई के बाद में वो ECG करवाया, इको करवाया, डॉक्टर के पास गए, हार्ट अटैक डायग्नोस हुआ। हार्ट अटैक के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस, सबको पता होगा बराबर। वो क्लॉट डिसॉल्व करने वाला इंजेक्शन 20,000, 30,000 या 50,000 का आता है। वो इंजेक्शन दिया, 30 पेशेंट सीरियस हुए, 50% अच्छे नहीं हुए लेकिन चल गया। और पेशेंट 7वें 10वें दिन हॉस्पिटल आता है UN मेहता में कार्ड के साथ में,
और टोटली फ्री उनका एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है। लेकिन आपको पता है ये 7 दिनों में 10 दिनों में सरकार ने टोटली फ्री ट्रीटमेंट दी है, अफोर्डेबल। लेकिन वो पेशेंट का हार्ट का 30-40-50% मसल परमानेंटली डैमेज हो गया है। अब वो पेशेंट वापस जाता है और पेशेंट वापस 1-2 महीने के बाद हार्ट फेलियर, कमज़ोर हार्ट के साथ एडमिट होता है। डॉक्टर उसको आईसीडी एडवाइस करते हैं। 6 लाख की आईसीडी आती है, फ्री ऑफ चार्ज होती है, अफोर्डेबल। आई विल टेल अफोर्डेबल बिकॉज वी आर गिविंग फ्री एंड नहीं फ्री क्या है उसमें? 6 लाख में फ्री क्या है? I will come. It is in the government scheme. So it is affordable to the patient because it is in covered 90% of the medical services and the cardiac purview is covered in a scheme. So this is the real time data. And after that, patient goes for the transplant. And believe me, our hospital, this UN Mehta hospital is giving transplant free of charge. Now, where comes the question of affordability? If you can refer that patient on the first day in the golden hour, what sir said, golden hour, to a primary care center, from primary cancer to the primary angioplasty center, and his blood vessel is opened within 1 hour, the cost to the government is only 1 lakh rupees, not the 10 lakh rupees. Patient is better, heart is preserved, and you are following your healthy patient. So I will tell कि affordability मतलब क्या? पेशेंट का पैसा बचाना है, सरकार का पैसा बचाना है, अपना टैक्स बचाना है, तो पेशेंट को उस टाइम रेफर करना है जो गोल्डन आवर है, और उस टाइम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। स्ट्रोक हुआ, पहले 4 घंटे में नली वहाँ से जाके हम खोल सकते हैं, कैथेटर से खोल सकते हैं। एवरीवन शुड बी नोइंग, पब्लिक शुड बी नोइंग। और अगर 4 घंटे में वो नली नहीं खुली ना, 1 साल तक वो पेशेंट बेड बाउंड रहने वाला है, नर्सिस केयर करने वाले हैं, और उनकी पीपीची भी सब साफ करने वाले हैं। तो वो अफोर्डेबिलिटी में आता है। तो आई विल, व्हेन यू आर सी द पेशेंट, थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉस्ट पेशेंट का। आज का पहला दिन का खर्चा शायद 1 लाख हो सकता है, लेकिन पेशेंट को समझाओ कि आपको ये जो खर्चा है 1 लाख 2 लाख का प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में तुरंत जाओ, पहले घंटे में टोटली फ्री होगा, लेकिन उससे आपका आने वाले साल में जो दवाई मेंटेनेंस लेनी है, रिपीटेड ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, रिपीटेड डिवाइस डलवानी पड़ेगी, वो सब कम हो जाएगा। तो आई सी अफोर्डेबिलिटी इन दैट वे दैट यू कैन मेक द सर्विसेज अफोर्डेबल बाय प्रोवाइडिंग द बेस सर्विसेज। इट मे बी लुकिंग लाइक कॉस्टली फॉर द फर्स्ट आवर, बट अल्टीमेटली it will be saving the money for the patient, for the government, ultimately to the society. गुप्ता जी, अफोर्डेबिलिटी डॉक्टर साहब ने तो डिफाइन कर दी कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट पेशेंट का रिड्यूस करना है। कि हम मान लिया कि पेशेंट का ये सर्जरी तो होएगी, ठीक है, और बेड केयर भी होगा और मेडिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। नाउ पुट इट इन, इसको कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा माइक्रो से मैक्रो में एजुकेशन के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है इस इशू से? मैं यतीश जी Long term cost इसको दूसरा स्पिन देता हूँ। जैसे आप लोग ने हाथ उठाया कि आप लोग सब मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक है, मोबाइल में पढ़ते हो, ये तो एक फैसेट हो गया। आपने प्लेटफॉर्म चेंज किया सीखने का। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम स्पेशलिस्ट? आप अपना हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं? स्पेशलिस्ट मालूम है ना, एक जनरल फिजिशियन होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है, सर्जन होता है। कितने लोग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो आप में से? बस 2 लोग बनना चाहते हैं स्पेशलिस्ट, बाकी सब जनरल। चलिए ठीक है, अगर आप जीपी बनना चाहते हो, आप में से कितने लोगों को डीटीएक्स वर्ड मालूम है, डिजिटल थेरापेटिक्स? हाथ उठा सकते हो। अब आप लोग सोचो, आप लोग इंडिया में डॉक्टर बनोगे, हमारी सरकार ने 2 कंपनी के डिजिटल थेरापेटिक्स अप्रूव कर दिए, पर आपको मालूम नहीं है। आप एक तो इनकी स्पेशलिटी का किया, लुपिन का, एक डॉक्टर रेड्डीज का किया। जिस स्पीड से मेडिकल साइंस चेंज हो रही है, मैं डिजिटलाइजेशन बार बार इसलिए क्यों कहता हूँ, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी दोनों का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। देयर इज दिस डिजिटल थेरेपेटिक्स को थोड़ा समझाइए हाँ, जरा। आज जैसे आप मोबाइल को पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, आज के समय में क्रॉनिक पेशेंट जैसे अगर डायबिटीज़ का ले लो, वो अपना इंसुलिन लेता है, वो कैसे कैलिब्रेट करता है? वो कोई प्रॉब्लम हो गई, जाएगा डॉक्टर के पास, बोलेगा मेरी शुगर नहीं ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, डॉक्टर कैलिब्रेट करेगा। आज मोबाइल ऐप्स, और आप हैरान होंगे, एक इंडियन डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद अय्यर, अमेरिकन है भी वो, उसका पहला डिजिटल थेरापेटिक आज से 1 दशक पहले अप्रूव हुआ था। इट्स कॉल्ड ब्लू स्टार।
वो अभी बॉम्बे में रहेगा मेरी कॉन्फ्रेंस में, अगर आप लोग आएँ तो आप मिल सकते हैं globalsummit.health में. Software will help a patient to calibrate insulin, to manage their diet and physical exercise, that called digital therapeutics. और ये हर डिसीज़ में अब यूज़ होता है, सिर्फ डायबिटिक में नहीं, डायबिटीज़ में नहीं होता है. तो अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, आज हमारा जो मेडिकल एजुकेशन करिकुलम है वो कन्वेंशनल है, वो 18th सेंचुरी का हमारे 21st सेंचुरी में पढ़ा रहे हैं. तभी मैं आपको बोला अगले 3 साल में आप जो पढ़ रहे हो बहुत कुछ चेंज होगा. अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ के अगर आप पेशेंट के आगे बैठोगे तो आप मोबाइल खोल के दिखा देगा कि सर ये डिजिटल थेरेपेटिक मेरे को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो क्या, ल्यूपिन का भी आता है, डॉक्टर रेड्डीज का भी आता है, और आप बोलोगे आपको पढ़ाया नहीं गया था. हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम रिएक्टिव है, इंडस्ट्री रिएक्टिव नहीं है, इंडस्ट्री प्रिडिक्टिव और क्रिएटिव है. तो आपका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए कि अफोर्डेबल एक्सेसिबिलिटी को आप टेक्नोलॉजी के संदर्भ में देखें, क्योंकि आपको यू हैव टू मूव बियॉन्ड 4 वॉल्स, यू हैव टू ऑल्सो मूव बियॉन्ड पिल्स टू थेरेपीज. सो यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. I started after leaving the health ministry, I started health parliament. आप ऐप पे डाउनलोड कर लो, फ्री है. Try to update yourself. गुप्ता जी 1 मिनट, मेरे को ये बताइए, आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पे और आप लोगों में सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आपने डिजिटल थेरेपेटिक्स के बारे में सुना भी नहीं है. पढ़ाना तो दूर रहा कि मतलब अगर पढ़े होते तो सुने भी हुए होते. तो अगर आपको मान लीजिए इसके बारे में पढ़ना हो और जानना हो और आपकी जो ज़िंदगी है आगे कैरियर, आप सब कैरियर बनाएंगे, डॉक्टर ही रहेंगे कि आईएएस और आईपीएस बन जाएंगे? मतलब क्यों, कौन डॉक्टर ही रहना चाहता है आप लोगों में से और कौन एडिशनल कैरियर बनाना चाहता है? एडिशनल कैरियर कौन बनाना चाहता है? हाथ खड़े कर दे भाई. तो एक है, कोई है? अच्छा, बाकी सब डॉक्टर ही रहना चाहते हैं. तो ये बताइए कि डिजिटल थेरेपेटिक्स, व्हाट शुड दे लर्न इफ दे See, एक वो दूसरी चीज बताइए, अफोर्डेबल हेल्थ केयर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी सैलरी और इनकी इनकम पे क्या असर पड़ेगा अफोर्डेबल हेल्थ केयर का? मैं तो यतीश जी ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कि पेशेंट डिसाइड्स, आज की डेट में मैं अपना एंडोक्रिनोलॉजिस्ट चूज़ करता हूँ. मैंने पहले क्वेश्चन पूछा, डू यू यूज़ टेक्नोलॉजी? अगर वो कह देते कि नहीं तो मैं उसके पास जाता ही नहीं, बिकॉज आई ट्रैवल ऑल अक्रॉस द प्लेस. तो एज अ डॉक्टर टुडे you have, as I said, you have to be clinically competent and technology proficient. For that, that is your accessibility, that is your affordability. Otherwise, everyone will not get a government job, you will not get patients. In fact, there is data. मैं आपको specialty wise बता देता हूँ. In gynecology, 83% of the patients will change their doctor or treatment based on the information they get on the net. अब आप ये decide कर लो कि आप कैसे रहने वाले हो. If you are not technology proficient, patient may not come to you. तो आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी देखनी. जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, अफोर्डेबिलिटी का आपको एग्जांपल दे देता हूँ. ई संजीवनी हमारा गवर्नमेंट में एक प्लेटफॉर्म है, उसने 30 करोड़ कंसल्टेशन कर चुके, 2.5 लाख रोज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ पेशेंट कम टू यू एंड गेट पे यू इन योर प्राइवेट प्रैक्टिस, जब गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म फ्री में देगा, और वो प्लेटफॉर्म 500 बिलियन रोज करने के वो रखता है सक्षमता. तो आप सोचिए, एक और गवर्नमेंट जो है फ्री सर्विस देगी और इवेंचुअली दैट विल हैपन कि टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड. जैसे डिजिटल थेरेपेटिक्स है, मैंने पर्सनली ये बुक में डिटेल लिखा है, हाउ एन इंटेलिजेंट EMR विद CDS विल बी योर प्राइमरी केयर डॉक्टर. आई वुड नॉट नीड अ फिजिकल डॉक्टर. सो व्हाई शुड सो मेनी पीपल इन द रूम बी पेड फॉर इफ माई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कैन सॉल्व. सो गाँव में हर व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन में आई कैन एक्चुअली प्रोवाइड देम एन इंटेलिजेंट डॉक्टर फॉर बेसिक नीड्स. For anything complicated, they can go to e-संजीवनी और they will come to you if you are competent. वो आप कैसे बनाओगे उसका सोचो. यतीश जी और हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग किस एंगल पे आपसे चर्चा करें. तो इनका एक बहुत बढ़िया आइडिया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनका फ्यूचर, उनके फ्यूचर की बात उनसे क्यों ना करें. अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी तभी आएगी आप जो क्लिनिकल नॉलेज ले रहे हो उसके ऊपर टेक्निकल भी ले लो. इफ़ यू वांट टू लुक अप digitalacademy.health. Try to update yourself on technology. Otherwise, you'll become irrelevant in few years' time. It's a very bold thing to say, but that's the reality I should tell you. पारुल जी, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इनको पढ़ाती हैं, आप डिजिटल थेरेपेटिक्स के बारे में पढ़ाती हैं इनको? सर, डिजिटल हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ रेस्पिरेटरी मेडिसिन नहीं. आप मैंने जैसे अभी बताया, एनाटॉमी से लेके फिजियोलॉजी से लेके बायोकेमिस्ट्री से लेके यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं सब्जेक्ट को? यूनिवर्सिटी में से डिजिटल, यूनिवर्सिटी नहीं, मेडिकल कॉलेज में ही ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट हो चुका है. कंसल्टेशन, हम जैसे मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, TB चेस्ट के पेशेंट हम ऑलरेडी हमारे PG स्टूडेंट्स के साथ टेलीमेडिसिन पे देख रहे हैं.
जो सर ने बताया ई संजीवनी, वैसा हर डिपार्टमेंट मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक आज की डेट में हम वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक ऑलरेडी पीजी स्टूडेंट्स के साथ हम वो पेशेंट को ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। तो सर ने बताई बात कि आज के दिन में टेलीमेडिसिन नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी हम कोविड में देख चुके हैं। रोज के डॉक्टर्स ने 100, 200, 300 कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन दिए हैं। तो ये आज की नई बात नहीं है। वो कंसल्टेशन और वो अलग है। टेलीथेरेपी सर अलग है। आज मेडिकल कॉलेज के करिकुलम में टेलीथेरेपी नहीं है, बट डेफिनेटली टेलीमेडिसिन ऑलरेडी करिकुलम में है। टेलीथेरेपी होना चाहिए एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द मेडिकल कॉलेज करिकुलम। बट येस, द बेसिक पॉइंट इज दैट, फिर भी मैं आज मानती हूँ सर कि क्लिनिकल नॉलेज भी उतना ही होना चाहिए, नहीं तो तुम क्वेश्चन क्या पूछोगे, टेलीमेडिसिन होता है या मोबाइल होता है। तो सर मेरे को ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करने की परमिशन दीजिए। पता क्यों नहीं है? पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी टेलीमेडिसिन में है, बट टेलीथेरेपी इनके कोर्स में नहीं है अभी तक, जो लाना चाहिए मेरे हिसाब से। टेलीथेरेपी भी लाना चाहिए, टेलीमेडिसिन भी लाना चाहिए, बट इन बच्चों को ये पता है कि हमें टेक्नोलॉजी के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी से ही आप आगे बढ़ोगे, बट साथ में पेशेंट तो देखने पड़ेंगे। क्लिनिकल पेशेंट नहीं देखोगे तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं आएगा कि मैं फ़ोन पे पेशेंट से क्या क्वेश्चन पूछूं। तो क्लिनिकल देखना है, बट उसका एप्लीकेशन आपको टेलीथेरेपी और टेलीमेडिसिन में करना है। दैट इज़ माई मैसेज। डॉक्टर साहब ये बताइए कि नहीं, तीनों डॉक्टर हैं वैसे तो, लेकिन नहीं, आप भी सब डॉक्टर हैं, मैं जान रहे हैं, आधे हैं तो कोई बात नहीं, बन जाएंगे पूरे। पर एज ए प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट आपके सिस्टम में अपने डॉक्टर्स के लिए डिजिटल थेरेपेटिक्स का क्या रोल, और आप क्या सोचते हैं कि आप मान लीजिए कल इन डॉक्टर में से किसी को हायर करेंगे तो आप क्या देखेंगे इसमें? अगर आप लोग में से कोई भी जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बराबर, और सोच रहे हैं कि कार्डियोलॉजी में 10 साल के बाद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी, एआई, उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे, तो जस्ट गिव यू एग्जांपल लाइक रोबोटिक्स। ओके, नाउ एनी डॉक्टर कैन ऑपरेट सिटिंग इन हिज कैबिन in any of the distance. A doctor in US can operate a patient in Ahmedabad. You just need a machines here. You need a competent doctor here in case of emergency for bailout. But that is the scenario you have to think also, that you may become a specialist, but your population may ask for the best doctor in the world, and he doesn't have to travel. Each and every hospital can hire a robot. Da Vinci is now becoming cheap. So it is possible that even hernia surgery, even operations, even cardiac surgery, even valve replacement surgery may convert into a robotic surgery where the best person. डॉक्टर इसको करना क्या चाहिए फिर? You have to be pro towards that. You have to be pro towards that. You have to be open to that. You don't have to. You have to be with that. You don't have to be against that. एक चीज़ और बताइए, मेरे जहन में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, MBBS करते हैं, MD करते हैं, आप उनको तनख्वाह क्या देते हैं जब शुरुआत करते हैं? Pardon? आप उनको सैलरी क्या देते हैं जब वो शुरुआत करते हैं आपके हॉस्पिटल में? It will be whatever, say, the basic salary government sector is decided by the government, and in private sector, whatever the patient pays, that comes to the cabin. In a private clinic, in a hospital, in corporate, the administration cost is minus, and whatever remains goes to the doctor. So that is the based on the नहीं, infrastructure मतलब cost. सीधी सी बात है, तनख्वाह क्या देते हैं, सैलरी क्या होती है? I can say that many senior doctors. नहीं सर, एंट्री पॉइंट पे 4 साल 5 साल 7 साल लगा के बच्चा आया आपके पास, कहा कि हम डॉक्टर बन गए हैं, हमने MD कर लिया, स्पेशलाइजेशन कर ली, अब आपके पास नौकरी लेने आया है, क्या तनख्वाह देंगे आप उसको? जाइडस हॉस्पिटल में क्या तनख्वाह देंगे? Based on the capacity, that is what I am telling. I was about to tell the same thing only when you interpret. Many senior doctors and many elder doctors are having salary half than me. कितना सर? Are having salary half than me. Half? Okay, half than myself. Okay, so it is not the absolute number. सर कि आप आपकी आपको Mr. X को ये सैलरी दी जाएगी
It will be your communication skill, your technical skill, and how you deal with the patient, and whether the patients are bringing the patient. It is an organic growth. The corporate sees that way. Corporate may hire you with a 30,000, but it take नहीं 30,000 the hospital may, it is not an absolute 30,000. It will be based on the whether patient doctor is a medical officer or a MD medicine or a specialist or a super specialist. Okay, but the thing is that सर मैं तो you can सर scale बात up. सीधी You can सी scale बात up. कर रहा हूँ सर, सीधी सी बात कर रहा हूँ। स्पेशलिस्ट की बता दीजिए। आप नंबर चाहते हो तो नंबर varies from 10,000 to 35 lakh, 40 lakh in Zydus Hospital. कितना सर? 10,000 to 35 to 40 lakh. So it is up to you that where you wants to fit in. समझ रहे हैं आप भाई सर? Got it? आप लोग समझ रहे हैं? 10,000 से 10,000 मिनिमम है, और मैं यही बता देता हूँ कि इसका जो मीडियन है, मीन है, वो 30-35 हज़ार पे रुक जाता है। ये नहीं है, ये जो एक्सेप्शन बता रहे हैं 14 लाख का, ये मतलब फर्दर एंड ऑफ द रेंज है। तो ये मीन सैलरी क्या है आपको ये पता होनी चाहिए, और वो सैलरी किसको दे रहे हैं ये भी पता होनी चाहिए, और उसका अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी आपकी भी तो है। आपको पता है उसके बारे में कि नहीं पता है? आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं कि हम ज्ञान दें आपको? आपको इंटर्नशिप तो मेरा एक आपको प्रश्न, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है? एवरेज स्टाइपेंड क्या मिलता है आपको? आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है? एनी वन ऑफ यू कैन टेल? 16,000. 16,000. I will tell you, in MD medicine, in AIMS, they are getting stipend of 1 lakh rupees or more than 1 lakh rupees. Stipend in MD right now. Okay. So, when you will climb up your ladder, definitely payment is going to be up. But believe me, as a doctor, as a practicing doctor, and any of the doctor who has passed so far, we have never thought of that we will be having this target, and that's why we want to be doctor. No, we'll stop there, pause there, because that is not the objective. Yeah, but They're we don't want to still give them building the a career. target. Gupta ji, But this we is don't always, want to tell them the target. this that is this always the troubled this. me in the doctor medical fraternity, that the average salary of an entering doctor, the person who has the maximum interaction at the emergency care level with the patient is paid the lowest salary. Okay? हमने सब सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में स्टैंडर्डाइजेशन कर दी, मिनिमम वेज फिक्स कर दी है, हमने लेबर तक की मिनिमम वेज कर दी है, हमने एग्रीकल्चर वर्कर की मिनिमम वेज फिक्स कर दी है, हमने इंजीनियर की स्टैंडर्डाइजेशन कर दी है सैलरी की, कर दी नहीं सर? मतलब आप इंजीनियर हैं, इन्फोसिस आपको हायर करेगी तो मिनिमम सैलरी करेगी, ठीक है? अफोर्डेबिलिटी इनके लिए भी जरूरी है, जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी तो मतलब ये इशू कब एड्रेस होगा? एंड आई होप दैट आयुष्मान भव वाले लोग थोड़ा सुन रहे हैं कि ये इशू कैसे एड्रेस हो सकता है। आप ही इसको आई टेल यू, जो इसीलिए जो विजन था कि हम लोग हेल्थ केयर को क्या करें, भावेश जी ने बहुत सही बात बोली है, फ्रॉम द सेक्टर ही कम्स फ्रॉम। अगर आप भी अपना हॉस्पिटल खोलोगे तो आप तो उसकी सस्टेनेबिलिटी देखोगे ना, कि पेशेंट आ रहा है जो देगा उसी में तो सैलरी दोगे। तो प्राइवेट सेक्टर का एक मापदंड है, बहुत अच्छी सैलरी भी देते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको दोनों रियलिटी चेक बताया, इसीलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी में लिखा है वी विल हैव स्ट्रेटेजिक परचेजिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एज अ शॉर्ट टर्म मेजर एंड विल स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये मेरा लिखा हुआ है इसलिए मुझे मालूम है। गोल ये है कि जितना पैसा हम इंश्योरेंस से प्राइवेट सेक्टर को दें, अगर उतना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके तो हम सबको हायर कर सकते हैं विद डिसेंट सैलरीज एंड प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर। दैट इज द विजन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अगर हम प्राइवेट को देंगे तो प्राइवेट इज देयर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, दे लुक एट ARPOB, राइटली टू सो, उनको लिस्टेड कंपनीज रिटर्न्स देने। लेकिन जब तक हम ये नहीं करेंगे यतीश जी, तो जो मिनिमम वेज है उतना भी नहीं मिलता, ना नर्सेज को मिलता, ना डॉक्टर को मिलता। भविष्य को मालूम है, क्योंकि उनको चलाना है, उनको ROI देना है। पारुल जी भी इस पे आपके बताना चाहती हैं, प्रोफेसर हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि सर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, 18 सालों से हूँ। गवर्नमेंट में
मेडिकल एमबीबीएस की सैलरी मैं बता दूं, अगर शुरुआत की जॉब होती है और अगर फुल टाइम अपॉइंटमेंट होता है तो वो 60-70-75,000 के बीच में होता है। बट फिर भी मैं ये मानती हूँ कि प्राइवेट में हमेशा सैलरी 25,000, 30,000, 35,000 से ही चालू होती है, जो मेरा भी मानना है कि 5 साल की मेहनत के बाद वो काफ़ी कम है खुद को सस्टेन करने के लिए। हाँ, एमडी की बात करें तो एमडी मेडिसिन का जो होता है रेसिडेंसी, उसमें एक रिस्पेक्टेबल सैलरी है, बिल्कुल है। फिर भी अभी लेटेस्ट एनएमसी की गाइडलाइंस में अभी 15 दिन पहले ही ऐसा लिखा गया है कि पूरे देश में मेडिकल स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, रेसिडेंट्स और फैकल्टीज़ की सैलरी रेगुलराइज होनी चाहिए और प्रेफरेबली वो एम्स या नेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से होनी चाहिए। ये एक आया है, रिसेंटली आया है। और मैं मानती हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स या पीजी स्टूडेंट्स की सैलरी एक मिनिमम रिस्पेक्टेबल वे में होनी ही चाहिए और एमबीबीएस लेवल पे 30,000 तो मेरे हिसाब से कम ही है। इट इज़ वेरी लेस सैलरी। एक चीज़ और बताइए, पब्लिक हेल्थ केयर एज ए कैरियर ऑप्शन आजकल बच्चे क्यों नहीं चूज करते? सर सैलरी हाई है, हाँ, सिक्योरिटी हाई है और वर्क कंडीशन वेरी कर सकती है, बट मिनिमम तो चीज़ें दो हैं। बिल्कुल सही बात है सर। पब्लिक हेल्थ सेक्टर, अगर मैं अपनी बात बताऊं या किसी फैकल्टी की बात बताऊं, टीचिंग में जो मेडिकल टीचर्स हैं, एक पहली बात तो टीचिंग का पैशन होना चाहिए, जो आज की जनरेशन पब्लिक में। हेल्थ केयर से मेरा मतलब है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, हाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते, हाँ, जाते हैं तो छोड़ देते हैं, 3 साल के बाद प्राइवेट में चले जाते हैं। 3 मेन रीज़न है सर उसके 3 मेन रीज़न है, हम सब जानते हैं सर। पहली बात तो ये होती है कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कभी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। एक बात ये सबको होता है कि नहीं, मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करके सेटल हो जाऊं, और उनके लिए सर ये 70-80,000 अगर प्राइवेट से कंपेयर करोगे तो बहुत कम है। प्राइवेट में हमारे ही फ्रेंड्स अभी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाते हैं। नहीं सर, मैं बच्चों की एंट्री लेवल की बात कर रही हूँ। तो बच्चों को ये लगता है कि प्राइवेट में जाके हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर में हमेशा जॉब ट्रांसफरेबल होती हैं। तीसरी बात, पब्लिक सेक्टर में कई बार एडमिनिस्ट्रेशन काम भी बहुत ज़्यादा होता है और क्लिनिकल काम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसी बच्चों की फीलिंग होती है, जो थोड़े हद तक ये बात सही भी है कि पब्लिक ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम थोड़ा ज़्यादा आता है। चौथी बात, मेरे कई स्टूडेंट्स कई बार ऐसा बोलते हैं कि मैडम हमें ये इनोवेशन करना है, ये रिसर्च पे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। गवर्नमेंट दे रही है, सब कुछ दे रही है, पर कई बार उसकी प्रोसेस इतनी लंबी हो जाती है कि वो बच्चे थक जाते हैं और हम समझाते रह जाते हैं कि बेटा आएगा, मशीन आएगा। These are the 4 main reasons कि why students want to be more with the private sector and less with the government sector. But फिर भी मैं ये एक चीज़ एडमिट करूँगी सर, गवर्नमेंट सेक्टर्स में पिछले 10 सालों में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को जितना फास्ट मशीन्स और फास्ट इनोवेशन मिल रहा है, फास्ट रिसर्च मिल रहा है, वो बहुत फास्ट हो रहा है। बट स्टिल स्टूडेंट्स फील कि नहीं, हमें तो प्राइवेट प्रैक्टिस करना है। एक प्राइवेट प्रैक्टिस का पैशन अलग होता है, उसमें थोड़ा मॉनिटरी गेन ज़्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कम होता है, ट्रांसफरेबल जॉब नहीं होती है, ऊपर कोई सिर पे होता नहीं है, खुद का प्राइवेट है, खुद के राजा हैं, वैसा नहीं बिहेवियर कर सकते पब्लिक सेक्टर में। ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ लोग पब्लिक सेक्टर में नहीं आना चाहते। राजन जी, नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो आज की जनरेशन है वो बहुत कुछ करना चाहती है और वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हायरार्की है, एक फ्रेमवर्क है। और दूसरा एक और चीज़ यतीश जी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सैलरी की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017-18 से जब हमने सीट्स बढ़ा के 1,70,000 कर दी, अब 1,70,000 सीट हर साल, इसका मतलब कि 10 साल में हम उतने डॉक्टर बना देंगे जितने भारत में अभी तक थे। अब उनके पास सोचो डिमांड और सप्लाई का क्या सिचुएशन होगा। We will have many more doctors than we need in just 1 decade, less than 1 decade. I don't think they have even thought about that situation. तो उसके बाद कौन डिमांड को नहीं तो इनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है अगले 5-7 साल में, जब ये तादाद बढ़ जाएगी मार्केट में, तो प्राइवेट सेक्टर तो सैलरी प्राइस उस पर देगा। पब्लिक हेल्थ केयर बढ़ रहा है, सरकार का फोकस बढ़ रहा है। हेल्थ केयर एक पब्लिक सर्विस भी है, पब्लिक गुड भी है। गवर्नमेंट ये रियलाइज़ कर रही है कि इसमें से हम एग्जिट कर गए थे। आपको पता है मोटे मोटे आंकड़े कि 93% हेल्थ केयर पिछली सरकारों ने प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी थी।
पिछले 50 साल में हमने 93% हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर को दे दी है। पब्लिक हेल्थ केयर 7% 8% पे सीमित हो गया है। ये स्थिति आगे जाके बदलेगी। देखिए बहुत सी चीज मैंने पहले कहा कि हम लोग एक एंगल को देख रहे हैं डिमांड सप्लाई, हम टेक्नोलॉजी के एंगल को हमेशा अंडर प्ले करते हैं। वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो गए, बहुत से टूल्स तो इनको बनाने पड़ेंगे खुद इंडिस्पेंसिबल बनने के लिए। आज तो सिर्फ आपने ग्लिम्स देखा है, अब मल्टी मॉडल एआई अगर हर कोई यूज़ करने लगेगा, अगर पेशेंट मैं अपनी रिपोर्ट भी डाल दूँ, उसमें सारी चीज़ डाल दूँ, वो मेरे को अगर प्राइमरी डायग्नोसिस दे सकता है, तो मैं सिर्फ भावेश के पास जाऊँगा, मुझे मालूम है ये बेस्ट डॉक्टर है मेरे एरिया में। If he is the best, he has the reputation, I'll go to him, or else I will use technology, go to a pharmacist. Do they have a future career in public health care? Everyone has. Everyone has, as long Do as they have a brighter career in public health care in the next 10 years than they have in private health care? Yatish, I'll tell you, with time, everything becomes brighter. We should not be pessimistic. But are you prepared for it? A question they have to ask themselves. Do they know why they came to? कई लोग आते हैं मेडिसिन में जो कि पेरेंट्स ने पुश किया. If you are into medicine because of your passion, you will do exceedingly well, no matter what. आप लोगों के कोई प्रश्न हैं? Regarding the accessibility, I would like to tell something. If you एक मिनट, किसी के कोई क्वेश्चन है इस इशू पे कि आपकी क्या तनख्वाह होगी, आपकी क्या कैरियर होगी, आपकी क्या अफोर्डेबिलिटी होगी और आपकी क्या एक्सेसिबिलिटी होगी? नहीं, कोई चिंता नहीं है। सब पारुल जी कुछ कहना चाहते हैं फिर? सर डॉक्टर रेशियो जो था हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि 80% डॉक्टर, 85% डॉक्टर सिटी में ही रहना चाहते हैं और 15% रूरल में, 15% से भी कम रूरल में है। रूरल एरियाज़ में 83 पॉपुलेशन, चलो 70% पॉपुलेशन तो है, तो हमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर्स रूरल में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। और सर उसका मैं एनालिसिस पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। जब भी डॉक्टर्स को, सर फ्रैंकली बता रही हूँ, जब भी डॉक्टर्स को इंटर्नशिप के लिए या रोटेशन के लिए या 1 साल की एसरशिप के लिए पोस्ट किया जाता है, तो उसमें कई सारे फीडबैक ऐसे आते हैं कि मैडम हम हमेशा के लिए वहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, कहीं ना कहीं इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल अवेलेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ गाँव में मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं 1-2 साल जाते हैं, वहाँ सस्टेन नहीं हो पाते हैं, तो रूरल हेल्थ तो वहीं का वहीं रह जाता है और हमारे यहाँ सिटी में सैचुरेशन होता जाता है। तो कहीं ना कहीं आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ सीनियर्स कि रूरल हेल्थ में लोग जाके टिके और रूरल हेल्थ पे सस्टेन हो। ऐसा या तो इंसेंटिव हो, या तो प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या स्कूल्स एडिशनल हो, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि वहाँ पे लोग टिकने के लिए रुकें। What I see in the future for you कि आगे वाले सालों में हब एंड स्पोक मॉडल काम करने वाला है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशलिस्ट नहीं होने वाले हैं, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होने वाले हैं। हब एंड स्पोक मॉडल एआई जनरेटेड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। हर पेशेंट के पास में या फिर हर प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, जीपी के पास में एक एप्लीकेशन होने वाला है जिसमें वो इमेजेस इजीली पुश कर पाएंगे। राइट नाउ ऑल्सो आवर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ ड्रिवन बाय हब एंड स्पोक मॉडल। हमारे 13 आईसीयू के साथ स्पोक की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ पे पेशेंट आते हैं स्ट्रोक के साथ में, उनके डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है पाटन में या कहीं पे भी, वो लोग वहाँ का जो सीटी स्कैन एमआरआई करवाया है वो सिर्फ एप्लीकेशन में अपलोड करते हैं सीधा। यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, न्यूरो सर्जन देखते हैं, केस ओपन होता है, सीधा 2 मिनट में वहाँ पे आंसर होता है कि इस पेशेंट को इंट्रावीनस टीपीए देने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो एमडी डॉक्टर है वो टीपीए दे देता है, न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिपीट स्कैन दूसरे दिन होता है, रिपीट स्कैन भी पुश हो जाता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाती है। और इन केस पेशेंट को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, पेशेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आई अंडरस्टैंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द स्पेशलिस्ट केयर बिकॉज पीपल विल बी आस्किंग फॉर दैट बेस्ड ट्रीटमेंट एट द रिमोटेस्ट लेवल। देन इट इज़ द technology only which is the answer, where the doctors, the super specialist can be in their own destination, but the technology will make them connect with the physician at the ground level, at the peripheral level, and patient will be getting the best treatment from their local physician
taking help of the specialist from the city with the help of the AI or the technology? Maybe in the future, some of you will be replaced by the mobile phone with an AI in it. But on that note, not so positive note, no, let me give you a more positive note. The fact is that whatever AI and the mobile will do, your ownership and connect with the patient will become far more important. Your human interface will become far more important than just the technical information that he can get. So learn to be humane also as a doctor. We'll end on that note. Thank you very much, Thank you. all of you. बहुत बहुत धन्यवाद यतीश जी। मैं अंत में सभी के सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकंठन जी से कि वो आप मंच पर आए और हमारे जो मॉडरेटर रहे यतीश जी रजावत जी का स्वागत करें। यतीश जी वर्तमान में सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी के सीईओ है, जो एक थिंक एंड डू टैंक है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिवादन। CIPP के विचारों को ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी और कृषि कानूनों में भी स्वीकार किया गया है। यतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शर्मी अधिकारी जी को कि आप मंच पर आए। आप सीनियर लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट है। आप डॉक्टर पारुल वडगामा जी का, जो रेस्पिरेटरी एंड मेडिसिन GMC सूरत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ऑर्गेनाइजर वीकली और गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री किरण सिंह राजपूत जी को। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर पारुल वडगामा जी का स्वागत। किरण सिंह राजपूत माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री राजेंद्र जी गुप्ता का, जो विकसित भारत अभियान के फाउंडर हैं, उनका आप बहुमान करें। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ऋषिकेश जी जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर भावेश रॉय जी का आप स्वागत करें, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जाइडस हॉस्पिटल। आपकी तालियां और आपका ये शोर सभी तक पहुंचता है और सभी तक जो समझे वो भाषा में पहुंचता है। तो धन्यवाद सभी मंचस्थ महानुभावों का।